जरा इमेजिन करो कि तुम्हारी जिंदगी उस समय पर कैसी हो जाएगी जब तुम एक सुबह आंख खोलो और तुम्हें पता चले कि तुम दुनिया के आखिरी मर्द बचे हुए हो। पर क्यों? असल में पिछले दिन धरती पर कुछ तो ऐसा बहुत ही खतरनाक हुआ था जिसने पूरी धरती पर मौजूद वाई क्रोमोसोम वाले सारे जीव यानी कि मेल्स को धरती से पूरी तरह से मिटा दिया। फिर बेशक से वो मेल बच्चे हो, आदमी हो या फिर बूढ़े, सारे के सारे उस अनजान कारण की वजह से मारे गए और कुल मिलाकर अब धरती के आखिरी जिंदा मर्द अब बस तुम हो। क्या तुम ऐसी सिचुएशन में खुद को संभाल पाओगे? और धरती से आदमियों के गायब होने के बाद धरती का क्या हाल होगा? और क्या औरतें आदमियों के गायब होने के बाद अपने और आदमियों के रोल को एक साथ हैंडल कर पाएंगी? ये सब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि अचानक दुनिया का ये हश्र कब और कैसे हुआ। असल में थोड़ी देर पहले व्हाइट हाउस में एक बहुत ही जरूरी मीटिंग की तैयारी चल रही थी जिसमें ओपोजिशन पार्टी की एक लीडर जेनिफर भी आई होती है। तब जेनिफर की असिस्टेंट उससे थोड़ी देर बात करने के बाद बाहर चली जाती है जहां पर उससे उसका बॉयफ्रेंड मिलने के लिए आया हुआ था और अभी तक सारी चीजें पूरी तरह से नॉर्मल थी। तब वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक एक घोड़ा उनकी तरफ भागता हुआ आता है जिससे डरकर वो दोनों साइड में हो गए थे। पर इसके अगले ही पल उन्हें लाखों की तादाद में चूहे जमीन पर भागते हुए दिखाई देते हैं जिनमें से ज्यादातर तो आगे चले गए थे पर काफी सारे ऐसे भी थे जो खून की उल्टा कर वहीं पर मर गए थे। ये देखकर जेनिफर के असिस्टेंट और उसके बॉयफ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आता और उसी दौरान जब व्हाइट हाउस के अंदर जेनिफर प्रेसिडेंट से बातें कर रही होती है तभी अचानक प्रेसिडेंट की नाक से खून निकलता है। उसका गला और उसका शरीर पूरी तरह से काला पड़ जाता है और अगले ही पल खून की उल्टी करके उसकी भी मौत हो जाती है। और इस बार सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि अगल बगल बैठे बाकी सारे आदमी भी खून की उल्टी करके मर गए थे। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि ये सब जो भी हुआ था उससे सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि सारे के सारे मेल जानवर भी मारे गए थे। ना दुनिया में अब मेल बच्चे जिंदा बचे थे, ना बूढ़े और ना ही आदमी। इवन मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास भी कई सारे आदमियों की लाशें पड़ी हुई थी। अब अचानक धरती से आदमियों के गायब होने के कारण आसमान में मौजूद प्लेन धरती पर क्रैश करने लग जाते हैं। सड़कों पर गाड़ियां एक दूसरे से टकराने लगती हैं। पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। लेकिन किसी के पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं होता कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। तब ऐसी खतरनाक सिचुएशन में भी जैसे तैसे जेनिफर खुद को संभालकर आसपास मौजूद बाकी सारे ऑफिसर्स को भी हौसला देती है। पर यहाँ पर अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि दुनिया भर में मौजूद जितनी भी औरतों ने अपने पति और अपने बच्चों को खोया था वो सारी की सारी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और गुस्से में सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर हमला कर रही थी। इसी बीच योरिक नाम के एक लड़के की आंख अपने घर पर खुलती है जिस दौरान उसके पास उसका कैपेचिन मंकी मौजूद था जो कि खुद भी मेल होता है और किसी अनजान कारण की वजह से वो दोनों के दोनों इस डिजास्टर में बच गए थे। लेकिन अभी उन्हें ये बात पता नहीं होती कि वो दोनों पूरी दुनिया के आखिरी मर्द बचे हैं। खैर अभी यूरिक अपने पूरे घर में अपनी गर्लफ्रेंड बेथ को ढूंढना शुरू कर देता है मगर बेथ उसे कहीं पर भी नहीं मिलती और अभी उसे कॉल करने पर भी उसका नंबर नहीं लग रहा था। तभी अचानक यूरिक को सड़कों पर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है जिसे सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहीं ना कहीं अब उसे ये बात समझ में आ जाती है कि उसके सोते सोते पूरी दुनिया में कुछ तो बहुत ही खतरनाक घटा है। तब इस बारे में पता करने पर यूरिक को ये बात भी पता चल जाती है कि धरती पर हुआ क्या था। और क्योंकि अब पूरी दुनिया में उसके और उसके बंदर का सभी मेल्स में जिंदा बचना काफी ज्यादा बड़ी बात थी और ऐसी परिस्थिति में उसके घर से बाहर जाने पर उसके साथ बवाल हो सकता था, इसलिए वो काफी दिनों तक अपने घर में ही रहकर बेथ के वापस आने का वेट करता है। लेकिन बेथ वापस नहीं आती। दरअसल धरती के कैपिटल वाले लगने से पहले योरिक और बेथ के बीच में बहसबाजी हुई थी। उसी गुस्से में बेथ योरिक के पास से चली गई थी और शायद इसीलिए वो वापस नहीं आ रही थी। खैर इतने दिनों से घर पर रहने की वजह से योरिक के खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था जिसकी वजह से अब उसके पास घर के बाहर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता और वो बेथ के लिए अपने घर में अपने जिंदा होने के बारे में एक नोट छोड़कर वहां पर से निकल जाता है। खैर अब तक इतने दिनों बाद भी पूरी दुनिया की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ही चल रही थी जिस दौरान औरतें गुस्से में हर जगह तोड़फोड़ कर रही होती हैं और कुछ ने तो जगह जगह पर अपने छोटे छोटे कबीले भी बना लिए थे जिन्हें उनकी अलग अलग लीडर्स अपने हिसाब से चला रही थी। अब इसी बीच जेनिफर व्हाइट हाउस में सैरा नाम की एक एजेंट को बुलाती है जो यूएस की सबसे खतरनाक एजेंट में से एक थी और जेनिफर सैरा से चाहती थी कि किसी तरह से सैरा उसकी बेटी हीरो को ढूंढकर उसके पास वापस लेकर आ जाए जिसने दुनिया के चेंज होने के काफी दिनों पहले से जेनिफर से कोई भी कांटेक्ट नहीं करा था। तब सारा भी हीरो को ढूंढने के लिए निकल जाती है जबकि वैसे तो हीरो एक रेफ्यूजी कैंप में थी जहां पर पैरामेडिक होने की वजह से वो लोगों की मदद कर रही थी और उसी दौरान उसकी नजर एक औरत के ऊपर पड़ती है जिसको देखने के बाद हीरो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। असल में दुनिया के खत्म होने से पहले हीरो का उस औरत के पति के साथ चक्कर चल रहा था पर किसी बात की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में आने के कारण हीरो ने दुनिया बदलने के चंद सेकंड पहले ही उस आदमी को जान से मार दिया था। पर हीरो उस आदमी के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हुई थी आप लोगों को इस बारे में जल्दी ही पता चलेगा। कैरबी शहर में तोड़फोड़ कर रही औरतों को संभालने के लिए औरतों की आर्मी बुलाई जाती है जिनसे योरिक भी छुपकर जैसे तैसे अपना काम चला रहा होता है और फिलहाल के लिए वो जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वो बेथ के लिए अपने जिंदा होने वाला मैसेज जरूर छोड़ता है। असल में योरिक को उम्मीद थी कि बेथ अभी भी जिंदा होगी और उसके मैसेज को देखकर जैसे तैसे उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच ही जाएगी। अब वैसे योरिक हर जगह पर मास्क लगाकर जा रहा था क्योंकि अब तक भी आदमियों के मरने के रीजन के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला होता और कहीं ना कहीं ये किसी वायरस की वजह से भी हो सकता था।
अब एक दिन जब योरिक बेथ के लिए मैसेज छोड़ रहा होता है तभी अचानक उसका बंदर भागकर पानी से भरे एक सबवे में आ जाता है, जिसको ढूंढते ही योरिक भी वहां पर आ गया था। वहां पर आने की वजह से उसके कपड़े पूरी तरह से खराब हो जाते हैं और फिलहाल अपने बंदर को बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी उसका बंदर उसको कहीं पर भी नहीं मिलता। तब योरिक अपने कपड़ों को बदलने के लिए चुपके से एक लॉन्ड्री शॉप में चला जाता है, जहाँ पर उसके कपड़े चेंज करने से पहले ही उसके ऊपर कुछ औरतों की नजर पड़ जाती है और वो उसे देखकर इतना ज्यादा डर गई थी कि उन्होंने योरिक को गन पॉइंट पर ले लिया था। तब योरिक उन लोगों को जैसे तैसे शांत करवाता है और वो लोग भी योरिक को जान से ना मारकर उसे कपड़े देते हुए वहां पर से जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि वो लोग जानती थी कि योरिक के पकड़े जाने पर उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके पता करने की कोशिश करी जाएगी कि बस वही अब तक जिंदा क्यों बचा है। तब योरिक भी उनका शुक्रिया करके अपने कपड़ों को चेंज करता है और सबवे में वापस आकर अपने बंदर को ढूंढने लग जाता है। इस बार किस्मत से उसका बंदर उसकी आवाज को सुनकर उसके पास वापस आ गया था, जिसके साथ अब योरिक अपने घर पर वापस आ जाता है। मगर जब वो रात में सो रहा था तभी अचानक योरिक को अपने फ्लैट के बाहर से किसी की आवाज आती है और योरिक गिटार को पकड़कर तुरंत ही गेट के पास चला जाता है। तब अचानक उस घर के अंदर सहरा हीरो को ढूंढते हुए पहुंच गई थी, जो योरिक को देखते के साथ ही उसके ऊपर हमला करके उसको पकड़ लेती है और उसको ध्यान से देखने के बाद तुरंत ही हेलीकॉप्टर में बिठाकर अपने साथ जेनिफर के पास लेकर चली जाती है। तब जेनिफर और योरिक दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान और साथ ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि योरिक असल में खुद भी जेनिफर का ही बेटा था। लेकिन सभी आदमियों के मरने की वजह से जेनिफर को लग रहा था कि शायद योरिक भी मारा गया होगा। इवन सहरा खुद भी योरिक के घर में उसी वजह से गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद दुनिया भर में हो रही चीजों से डरकर हीरो पक्का योरिक के घर में गई होगी। फिर अभी योरिक के जिंदा होने के बारे में जेनिफर किसी को भी नहीं बताती, क्योंकि अगर वो इस बारे में किसी को बताती तो सबको यही लगता कि शायद दुनिया में सभी मर्दों के खत्म होने के पीछे जेनिफर का हाथ है और उसी वजह से बस उसका बेटा जिंदा है। अब ताकि वो पायलट्स जो कि योरिक को अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठाकर व्हाइट हाउस तक लेकर आई थी, वो योरिक के बारे में किसी को कुछ भी ना बता दें, इसीलिए सारा उन लोगों के ऊपर नजर रखती है और उन लोगों को कहीं पर भी नहीं जाने देती। इधर योरिक को तो आराम से सोने के लिए एक मस्त कमरा दे दिया गया था, पर क्योंकि योरिक को इस तरह से कैद में रहना थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, इसीलिए रात के समय में वो अपने कमरे से बाहर चला जाता है, जिस दौरान उसे मरे हुए प्रेसिडेंट की बीवी मार्ला देख लेती है। मार्ला प्रेसिडेंट के मरने के बाद काफी ज्यादा सदमे में चली गई थी और अभी उसकी नजर योरिक के ऊपर पड़ते ही वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है। पर अभी वो इस बारे में किसी और को कुछ बता पाती उससे पहले ही वहां पर सहरा और साथ ही जेनिफर आकर सिचुएशन को संभालते हुए मार्ला को इस बात पर यकीन दिलवाते हैं कि सदमे की वजह से उसे किसी आदमी को देखने का वहम हुआ है। इतना बोलकर वो मार्ला को वहां पर से लेकर चले गए थे, लेकिन अब जेनिफर को ये बात तो समझ आ गई थी कि वो योरिक को इस तरह से व्हाइट हाउस में तो नहीं रख सकती, और क्योंकि कहीं ना कहीं जेनिफर खुद भी जानना चाहती थी कि दुनिया में जो हुआ है उसमें बस योरिक और उसका बंदा ही सर्वाइव क्यों कर पाए, इसीलिए वो सहरा से योरिक को डॉक्टर एलिसन के पास बोस्टन में लेकर जाने को कहती है, जो योरिक के जिंदा होने के बारे में किसी और को बताए बिना उसके ऊपर छोटी मोटी सी रिसर्च कर सकती थी, जिससे योरिक को भी नुकसान नहीं होता और दुनिया में हो रही चीजों के बारे में जेनिफर को भी पता चल जाता। तब इस पर सहरा मान जाती है और योरिक को एक गाड़ी के पीछे कपड़े से ढककर अपने साथ एक हेलीकॉप्टर के पास लेकर जाती है, जिसको वो खुद उड़ाने वाली थी, और उनके साथ में ही एक दूसरे हेलीकॉप्टर से वो दोनों पायलट भी आ रही थी जो योरिक को पहले व्हाइट हाउस तक लेकर आई थी। तब सफर के बीच में वो 2 पायलट वाला हेलीकॉप्टर अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखने के बाद तो योरिक बहुत ज्यादा डर गया था, मगर सारा एकदम शांत थी। असल में ये बॉम्ब ब्लास्ट सारा ने ही करवाया था ताकि वो दोनों पायलट सारा और योरिक के पीछे से किसी और को योरिक के जिंदा होने की सच्चाई के बारे में ना बता दें। अब एक काफी लंबे सफर को तय करने के बाद वो दोनों एक जंगल में आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ सहरा अचानक से योरिक से उसके कपड़े उतारने को कहते हैं, जो सुनने के बाद योरिक को थोड़ा सा अजीब लगने लग गया था, पर असल में सहरा बस उसके कपड़े धोना चाहती थी। इधर अपनी आशिक की बीवी को बार बार रेफ्यूजी कैंप में देखकर हीरो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, इसीलिए वो अपने एक ट्रांसमेल दोस्त सैम के साथ रेफ्यूजी कैंप से निकल जाती है और एक बहुत ही लंबे सफर को तय करके थोड़ा सा आराम करने के लिए पास के एक सुपरमार्केट में रुक जाती है। उस समय तक आसपास के लोगों ने उस सुपरमार्केट को पूरी तरह से लूट लिया था और फिलहाल के लिए उस सुपरमार्केट में नोरा नाम की एक औरत अपनी एक बेटी के साथ छुपी हुई थी, क्योंकि उसकी बेटी के पैर में चोट लग जाने के बाद उसे एंटीबायोटिक नहीं मिली होती और उसी वजह से उसके पैर में इन्फेक्शन फैल चुका था। तब उसकी हालत को देखकर हीरो उसका इलाज करने की कोशिश करती है, जिस दौरान शुरुआत में तो नोरा डर के मारे उसके ऊपर हमला करने वाली थी, पर बाद में वो हीरो के पैरामेडिक होने के बारे में पता चलने पर हीरो को अपनी बेटी का इलाज करने देती है। दूसरी तरफ जंगल में सारा और योरिक ने एक टेंट लगा लिया था और अभी सारा शिकार करके खाने का इंतजाम करने के लिए गई थी। तो वो एक खरगोश को गोली मारने वाली होती है कि तभी अचानक उसे टेंट के पास से कुछ आवाजें आती हैं, जिसे सुनकर टेंट के पास जाने पर उसे पता चलता है कि 2 चोरनी टेंट में से उनके सामान को चोरी करने की कोशिश कर रही थी। तब सारा तो उन दोनों को देखकर खत्म ही करने वाली होती है, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही पास की झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ योरिक अपने मास्क को पहनकर भागता हुआ उन दोनों के पास आता है, जिस दौरान वो दोनों की दोनों औरतें डर कर वहां पर से तुरंत भाग जाती हैं, जिसके बाद सारा योरिक से ऐसी बचकानी हरकतें करने को मना करती है और साथ ही ये सलाह भी देती है कि उसे किसी के सामने नहीं आना चाहिए।
तब इस पर यॉरिक भी मान गया था और अब वो दोनों अपने हेलीकॉप्टर के इंजन के पार्ट्स को निकालकर पास मौजूद शहर के ब्लैक मार्केट की तरफ जाने लग जाते हैं ताकि वहां से उन पार्ट्स के बदले में कोई बाइक वगैरह ली जा सके, जिससे ही वो दोनों अपने आगे के सफर को तय कर सकते थे। तब मार्केट में पहुंचने के बाद यॉरिक अपने मास्क को लगाकर रखता है और तब किस्मत से ज्यादा मेहनत करे बिना ही उन दोनों को एक बाइक भी दिखाई दे जाती है, जिसे देखकर सारा सही से चेक करने लग गई थी। पर तभी अचानक यॉरिक की नजर पास मौजूद एक औरत के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर उसे लग रहा था कि शायद वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बेथ है। इसीलिए अब उसके ऊपर नजर पड़ते ही यॉरिक भागता हुआ भीड़ में आ जाता है और उस लड़की को चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देता है। तब उसको ढूंढते हुए यॉरिक एक खाली जगह पर पहुंच गया था, लेकिन वो इलाका असल में कुछ फीमेल ऑफिसर्स का होता है और वो ऑफिसर्स दुनिया बदलने के बाद से लुटेरन बन चुकी थी। अभी वो यॉरिक को अकेला देखकर उसे लूटने के इरादे से उसके पास आकर उसके मास्क को हटाती हैं, पर वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि यॉरिक एक आदमी था। मगर अभी वो इससे आगे यॉरिक के साथ कुछ कर पाती उससे पहले ही वहां पर सारा पहुंचकर उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारती है और यॉरिक को अपने साथ लेकर वापस से मार्केट में आ जाती है। लेकिन अभी भी ऑफिसर्स ने उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ा था। तब उन लोगों से जान छुड़वाने के लिए सारा यॉरिक के साथ मार्केट में ही मौजूद बाइक के ऊपर जाकर बैठ जाती है और जैसे तैसे बाइक को स्टार्ट करके यॉरिक के साथ बहुत ही दूर सीधा एक ब्रिज पर आकर रुकती है। वहां पर आने के बाद वो यॉरिक के ऊपर चिल्लाने लग गई थी, जिस दौरान यॉरिक उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने मार्केट में अपनी गर्लफ्रेंड बेथ को देखा था। लेकिन सारा को तो ये बात सुनकर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, यहाँ दुनिया के कैपिटल वाले लगे पड़े और कमीने, तुझे तेरी गर्लफ्रेंड की पड़ी है। ये बात सुनने के बाद यॉरिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो अपने गुस्से के घूंट को ये सोचकर पी लेता है कि वो लोग जिस काम को करने के लिए निकले हैं वो काम करना बेथ को ढूंढने से ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ हीरो फिलहाल के लिए सैम, नोरा और नोरा की बेटी के साथ रात में आराम करने के लिए कालीघर में आ गई थी। जिस वक्त तक वैसे तो उसने नोरा की बेटी को जैसे तैसे स्टेबल कर दिया होता है, मगर अभी भी अगर उसे टाइम पर एंटीबायोटिक नहीं मिलती तो वो बेचारी बच्ची पक्का मारी जाती। पर यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस पूरे डिजास्टर के चलते आसपास मौजूद सभी केमिस्ट्रीज को लोगों ने लूट लिया था और वहां पर कोई भी दवाई नहीं बची थी। इसी बारे में बताते हुए नोरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, पर अभी हीरो उसको टेंशन ना लेने को कहती है। तभी हीरो उससे थोड़ी देर बात करने के बाद सोने के लिए चली गई थी, मगर नोरा को नींद नहीं आती और वो रात के समय में घर के बाहर जाकर रोने लग जाती है। तभी अचानक उसे दूर से काफी सारे घोड़ों की आवाज सुनाई देती है, जिनके ऊपर कुछ औरतें इस घर की तरफ आ रही थी, क्योंकि वो घर असल में उन्हीं लोगों का था। तब उन लोगों की लीडर सबसे पहले तो नोरा को गन पॉइंट पर लेती है और उसके बाद घर के अंदर जाकर बाकी सबको भी गन पॉइंट पर ले लेती है। तब उन औरतों की लीडर सभी लोगों को शूट करके खत्म करने वाली थी, मगर उससे पहले ही नोरा की नजर उनके एक घायल साथी के ऊपर पड़ जाती है, जिसके किसी लड़ाई के दौरान गोली लग गई होगी और उस गोली की वजह से धीरे धीरे उस औरत की हालत खराब होती जा रही थी। इसी बात पर मौके पर चौका मारते हुए नोरा उनसे कहती है कि अगर वो लोग उन लोगों को जिंदा छोड़ देते हैं तो हीरो उनके साथी की मदद कर सकती है। ये बात सुनने के बाद उस औरत ने हीरो और उसके साथियों को छोड़ दिया था और हीरो तुरंत ही उस औरत के साथी को एक टेबल पर लेटाकर उसका इलाज करने में लग गई थी। तब इक्विपमेंट की कमी होने की वजह से हीरो को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, मगर जैसे तैसे वो उस औरत के शरीर से गोली को निकालकर उसको पूरी तरह से सही कर देती है, जिससे उस औरत की लीडर रॉक्सिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही हीरो और उसके साथियों को अपने साथ एक बहुत ही बड़े सुपरमार्केट में लेकर आ जाती है, जहाँ पर रॉक्सिन और उसके साथियों ने गांव के ज्यादातर सामान को लूटकर जमा करके रखा हुआ था। तब किस्मत से वहां पर हीरो को एंटीबायोटिक भी मिल जाती है, जिसको नोरा की बेटी को खिलाकर अब उसने नोरा की बेटी की जान भी बचा ली थी। इधर अब तक जैसे तैसे यॉरिक और सारा भी एलिसन के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं, जिस दौरान एलिसन के घर के अंदर सबसे पहले यॉरिक मास्क पहनकर गया था, जिसे देखकर एलिसन उसे चोर समझकर उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाती है। जिस दौरान धोखे से एलिसन से यॉरिक का मास्क हट गया था और अपने सामने एक जिंदा आदमी को देखकर अभी तो एलिसन के पूरी तरह से होश उड़ चुके थे। तभी सारा अंदर आकर एलिसन को बताती है कि यॉरिक असल में नई प्रेसिडेंट जेनिफर का बेटा है और वो चाहती है कि एलिसन यॉरिक के ऊपर रिसर्च करके इस बात का पता लगा सके कि आखिरकार दुनिया में हुआ क्या है। तब ये काम करने के लिए एलिसन मान तो जाती है, मगर रिसर्च करने के लिए बोस्टन में उसके पास इक्विपमेंट मौजूद नहीं होते, क्योंकि एक तरह से डीएनए इंजीनियरिंग पर काम करने से सरकार ने बैन लगाया हुआ था और ऐसे में पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही लैब थी जहां पर मौजूद इक्विपमेंट की मदद से यॉरिक के ऊपर रिसर्च करी जा सकती थी। वो लैब सैन फ्रांसिस्को में होती है और इसका मतलब कि एलिसन को यॉरिक को लेकर वहां पर जाना पड़ेगा और वहां पर बिना जाए कुछ भी नहीं होगा। तब सारा एलिसन की बात को मान जाती है, लेकिन इसके बाद उसने साइड में जाकर अचानक से अपने उस रेडियो को तोड़ दिया था जिसकी मदद से वो जेनिफर से कांटेक्ट करा करती थी। असल में सारा को जेनिफर के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं होता और उसे पहले वाले प्रेसिडेंट के ऊपर ज्यादा भरोसा था और कहीं ना कहीं सारा का मानना था कि अगर वो जेनिफर से यॉरिक को सैन फ्रांसिस्को ले जाने वाली बात की परमिशन मांगेगी तो जेनिफर इसके लिए मना कर देगी। लेकिन इंसानों की भलाई के लिए यॉरिक का सैन फ्रांसिस्को जाना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसीलिए आगे के फैसले सारा खुद लेना चाहती थी।
अभी रेडियो को डिस्ट्रॉय करने के बाद जब सारा उस रेडियो को देख रही होती है तभी अचानक से वहाँ पर यॉरिक भी आ जाता है और सारा उसके सामने बहाना बनाती है कि उन लोगों का रेडियो खराब हो गया है और उसे बाहर जाकर पहले किसी रेडियो की मदद से जेनिफर से बात करके सैन फ्रांसिस्को जाने की परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो अपने सफर के लिए निकल पाएंगे। तब यॉरिक को भी इस बात पर भरोसा हो जाता है और सारा भी उसको अपनी बातों पर पूरी तरह से भरोसा दिलाने के लिए थोड़ी देर के लिए एलिसन के घर से बाहर चली जाती है। अब दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में सारा से कांटेक्ट ना हो पाने की वजह से जेनिफर काफी ज्यादा परेशान थी और अभी उसे लग रहा था कि बोस्टन की तरफ जाने वाले हेलीकॉप्टर में से जो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हुआ था उसमें शायद सारा और यॉरिक ही थे। पर तभी अचानक उसकी असिस्टेंट उसके पास आकर उसको बताती है कि उस हेलीकॉप्टर के पास बस 2 पायलट की लाश मिली है। जो बात सुनने के बाद जेनिफर और ज्यादा खुश होने के साथ साथ थोड़ा सा परेशान भी हो जाती है क्योंकि वो इस बात को समझ चुकी थी कि उन दोनों पायलट को सारा ने ही जान से मारा होगा ताकि वो यॉरिक की सच्चाई के बारे में किसी और को ना बता सके। पर इसमें परेशान होने वाली बात ये थी कि अगर सारा जेनिफर से बिना पूछे इन दोनों पायलट को जान से मार सकती है तो पता नहीं वो यॉरिक के साथ क्या ही करेगी। अभी जेनिफर इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक व्हाइट हाउस में रेजिना ओलिवर आ जाती है जो मरने वाले प्रेसिडेंट के बाद उसकी पार्टी की प्रेसिडेंट बनने के लिए दूसरी कैंडिडेट थी। इसी वजह से अभी भी उसका मन जेनिफर को प्रेसिडेंट की गद्दी से हटाकर खुद प्रेसिडेंट की गद्दी पर बैठने का था, जिसके लिए वो आते ही चाल चलना शुरू कर देती है और पहले वाली प्रेसिडेंट की बेटी किम्बरली से इस बारे में बात करके किम्बरली को अपनी तरफ कर लेती है। दूसरी तरफ सारा फिलहाल के लिए यॉरिक और एलिसन से रेडियो ढूंढने का बहाना करके एक घर के पास आ गई थी जिसके अंदर वो बंदूक लेकर अंदर जाती है क्योंकि पहले वाले प्रेसिडेंट ने उसको अंदर रहने वाली औरत को जान से मारने के लिए कहा था। मगर अंदर मौजूद औरत के ऊपर जैसे ही सारा हमला करती है वैसे ही वो औरत भी सारा से लड़ाई करने लग गई थी और अभी वो दोनों ही बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी एक दूसरे को हरा नहीं पा रही होती। तब वो दोनों एक दूसरे को जमीन पर पटक कर एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी बंदूक तान देते हैं। मगर बाद में सारा को उस औरत से बात करके पता चलता है कि असल में वो औरत भी सारा की तरह ही एक एजेंट है जिसको भी पहले वाले प्रेसिडेंट ने इस घर में मौजूद औरत को जान से मारने के लिए कहा था। एक दूसरे से ये बात जानने के बाद वो दोनों की दोनों बहुत ज्यादा हैरान रह जाती हैं मगर उन्हें समझ में नहीं आता कि प्रेसिडेंट ने उन दोनों को एक ही औरत को जान से मारने के लिए क्यों कहा था। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। क्या वहीं दूसरी तरफ यॉरिक के घर में एलिसन यॉरिक के साथ बंद होकर पूल खेल रहा होता है जिस दौरान ही एलिसन उसे बताती है कि उसे इस बात की कोई भी श्योरिटी नहीं है कि सैन फ्रांसिस्को में जाके यॉरिक के ऊपर रिसर्च करने से उसे मर्दों के खत्म होने के कारण के बारे में पता चलेगा भी या फिर नहीं। पर क्योंकि ऐसा करने के अलावा उन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं होता इसी वजह से वो इसी प्लान में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। इतने में ही वहाँ पर सारा भी पहुंच जाती है जिसने यॉरिक और एलिसन से वापस से झूठ बोला था कि उसकी जेनिफर से बात हो गई है और जेनिफर ने उनको सैन फ्रांसिस्को जाने की परमिशन भी दे दी है। इसीलिए अब वो तीनों एलिसन के पास मौजूद बाइक की मदद से अपने सफर को चालू करते हैं मगर उन्हें ये बात पता नहीं होती कि जेनिफर ने यॉरिक की चिंता में काफी सारे सोल्जर को सारा को ढूंढने के काम पर लगा दिया है। इन सारी बातों से अनजान वो तीनों अभी भी अपने सफर पर बढ़ते जा रहे थे जिस दौरान रात के समय में वो लोग कुछ लोगों को कैंडल लेकर कहीं पर जाते हुए देखते हैं जिन्हें देखने के बाद यॉरिक भी उनके पीछे पीछे चला गया था। उस जगह पर पहुंचने के बाद वो वहां के माहौल को देखकर अपने मास्क को अपने आप हटा लेता है क्योंकि उस जगह पर बहुत सारे ट्रांसमैन मौजूद थे जिसका मतलब कि यॉरिक वहां पर बिना मास्क के रह सकता था। इसलिए अब यॉरिक भी बिना मास्क के वहां पर इधर उधर घूमना शुरू कर देता है जिस दौरान सारा उसके पास फिर से आकर उसको डांटने लग गई थी। पर तभी अचानक से वहां पर कुछ ऑफिसर भी सारा को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं जिन्हें देखने के बाद सारा पास के एक चर्च में एलिसन और यॉरिक को अपने साथ ले जाकर छुपने के लिए आ जाती है। वहां पर आने के बाद सारा के अजीब बिहेवियर की वजह से यॉरिक और एलिसन को इस बारे में पता चल गया था कि सारा ने एलिसन से कोई भी बात नहीं करी है और वो सारे फैसले अपनी तरफ से ले रही है। इस पर सारा उनसे माफी मांगते हुए उन्हें बता देती है कि शायद जेनिफर यॉरिक को सैन फ्रांसिस्को ले जाने की परमिशन नहीं देती मगर दुनिया में घटी चीजों के बारे में सच्चाई पता करने के लिए यॉरिक का सैन फ्रांसिस्को जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि सारा पूरी तरह से सही थी इसीलिए एलिसन और यॉरिक उसकी बात को मानकर चुप हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हीरो अभी के लिए सैम, नोरा और नोरा की बेटी के साथ रॉक्सिन के ही ग्रुप में रुकी हुई थी जहां पर धीरे धीरे रॉक्सिन के बिहेवियर से उसे समझ में आता है कि रॉक्सिन को मर्दों से बहुत ज्यादा नफरत है मगर औरतों को वो उतना ही ज्यादा प्यार करती है। खैर अभी एक मीटिंग के दौरान रॉक्सिन नोरा की बेटी से भी इस तरह से बात करने लग जाती है ताकि आगे चलकर वो भी मर्दों से नफरत करने लग जाए जिस बात की वजह से नोरा रॉक्सिन के ऊपर भड़क गई थी। पर तभी अचानक से उन्हें बाहर लगे कुछ अलार्म सुनाई देते हैं जिसका मतलब कि कुछ अनजान लोग उनके सुपरमार्केट की तरफ आ रहे थे। उन अलार्म को सुनने के बाद रॉक्सिन अपने साथियों के साथ बाहर चली जाती है जहां पर एक औरत अपनी बच्चियों के साथ आई थी और वो रॉक्सिन से मदद मांग रही थी लेकिन रॉक्सिन उसकी मदद करने से साफ मना कर देती है क्योंकि उसके ग्रुप में मौजूद लोगों को वो बस सिंपैथी दिखाकर उनको अपनी तरफ करना चाहती थी ताकि वो उसको एक लीडर की तरह देखें और उसकी सारी बात माने। खैर अभी के लिए वो औरत रॉक्सिन से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि वो कम से कम उसकी बेटी को अपने पास रख ले मगर रॉक्सिन उस पर भड़कते हुए ऐसा करने से भी मना कर देती है और मजबूरन उस औरत को वहां पर से जाना पड़ता है। तब रॉक्सिन के इस रूप को देखकर नोरा को लगने लग गया था कि कहीं रॉक्सिन उसको और उसकी बेटी को भी यहाँ पर से न निकाल दे, इसलिए वो सारी चीजें खत्म होने के बाद अकेले में रॉक्सिन के पास उसके लिए चाय लेकर जाती है जहाँ पर रॉक्सिन ने अचानक से उसके सामने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे और तब रॉक्सिन के शरीर को देखकर नोरा बहुत ज्यादा हैरान रह गई थी क्योंकि रॉक्सिन की एक ही ब्रेस्ट थी।
तो रॉक्सिन उसको बताती है कि असल में पहले के टाइम पर वो एक मैन हेटिंग कल्ट का हिस्सा हुआ करती थी, जिस कल्ट में मौजूद औरतें मर्दों से नफरत करने के कारण अपने एक बेस्ट को काट लिया करती थी। ये सारी बातें सुनने के बाद नोरा को काफी ज्यादा अजीब तो लगता है, पर अभी के लिए वो अपनी और अपनी बेटी की भलाई के लिए रॉक्सिन की सारी बातों पर सहमत हो जाती है और तुरंत ही वहां पर से कट लेती है। अब वैसे नोरा के अलावा हीरो को भी वहां की औरतों के थॉट्स को जानकर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, पर उसके बावजूद वो उन लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी, जो चीज सैम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वहां की औरतें सैम के ट्रांसमैन होने की वजह से उससे भी ज्यादा बातचीत नहीं करा करती थी। दूसरी तरफ यॉरिक फिलहाल के लिए एलिसन और सारा के साथ एक घर में आकर रुका हुआ था, जहां पर एलिसन उससे बात करते हुए सारा के पास चलकर पिछली रात के बारे में बात करने को कहती है, क्योंकि पिछली रात जब वो दोनों चर्च में सो गए थे तो अचानक से सारा स्लीप वॉकिंग करते हुए सुसाइड करने वाली थी। इसलिए अब यॉरिक भी एलिसन के साथ सारा के पास जाकर उस बारे में बात करने की कोशिश करता है, मगर सारा उन लोगों से इस बारे में कोई भी बात नहीं करती और उन लोगों से उनके काम से काम रखने को कहती है। ये बात यॉरिक और एलिसन को बहुत ज्यादा बुरी लगी थी और उन्होंने फैसला करा था कि रात के समय में वो अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए सारा को बीच रास्ते में छोड़ देंगे और अपने सफर को आगे अकेले ही कंटिन्यू करेंगे। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में मौजूद मिलिट्री की कमांडिंग लीडर को उन तीनों की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, और जैसा कि वो लोग सारा को पकड़ना चाहते थे, इसीलिए रात के अंधेरे में वो उसके ऊपर हमला करने का फैसला करते हैं। इस बारे में जेनिफर को पता चलने पर वो बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि वो इस बात को जानती थी कि ऐसे में मिलिट्री वाले उसके बेटे को भी पकड़ लेंगे, इसीलिए वो सारा के ऊपर हमला करने से मना करती है। मगर अब तक तो मिलिट्री के कमांडिंग ऑफिसर ने अपने काफी सारे साथियों को उन तीनों के पीछे भेज दिया था। वहीं रात में जब जंगल के बीच में वो तीनों कैंप फायर कर रहे थे तो यॉरिक और एलिसन अपने प्लान के अकॉर्डिंग वहां पर से निकलने की कोशिश करने लग जाते हैं, और उसी दौरान जंगल में काफी सारे मिलिट्री के ऑफिसर उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो लोग यॉरिक और एलिसन को देखकर उनकी तरफ गोलियां चलाते हैं तो यॉरिक और एलिसन उन लोगों से बचने के लिए वहां पर से अलग अलग जगह पर भाग कर आ जाते हैं, और तभी वहां पर सारा आकर उन सभी मिलिट्री वालों को जान से मारने के बाद उनके सैटेलाइट फोन को तोड़ देती है। उसकी सच्चाई को देखने के बाद यॉरिक उससे माफी मांगने लग गया था, जिस दौरान सारा उसको माफ करके समझाती है कि किसी भी तरह से वो उन दोनों को सेफली सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचाना चाहती है, जिसके बाद वो दोनों जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अब वैसे तो सारा अच्छा ही करना चाहती थी, मगर अपने पास के किसी ट्रॉमा की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थी और काफी दिनों से सही से सो भी नहीं पा रही थी। इसी वजह से जब सुबह सुबह वो लोग एक आरवी को चुरा कर उससे आगे बढ़ रहे होते हैं, तब ड्राइविंग करते हुए अचानक से सारा की आंख लग जाती है और आरवी का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट की वजह से एलिसन, सारा और यॉरिक तीनों ही गाड़ी के अंदर बेहोश हो चुके थे, जिसके थोड़ी देर बाद एलिसन की आंख खुलने पर वो जैसे तैसे यॉरिक को भी होश में लेकर आती है, मगर जब वो ड्राइविंग सीट पर जाकर सारा को चेक करते हैं तो सारा वहां पर मौजूद ही नहीं थी। तभी अचानक एलिसन को दूर से कुछ गाड़ी आती हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें देखने के बाद एलिसन उनसे मदद मांगने की कोशिश करने लग गई थी, मगर उन लोगों ने तो एलिसन के पास आकर उसे तुरंत ही गन पॉइंट पर ले लिया था। अब वैसे जिन सोल्जर्स ने सारा को पकड़ने के लिए पिछली रात उनके ऊपर हमला करा था, उनमें से कुछ सोल्जर्स जिंदा बच गए थे और उन्होंने व्हाइट हाउस में जाकर सभी लोगों को बता दिया था कि उन्होंने अपनी आंखों से सारा के साथ में एक जिंदा आदमी को देखा है, जिसके पास एक बंदर भी था। तब उनकी बातों को सुनने के बाद जेनिफर इस बात को बदलने की कोशिश करती है कि उन लोगों ने पक्का किसी ट्रांसमैन को देखा होगा, क्योंकि सारे आदमी तो पहले ही मारे जा चुके हैं। अब फिलहाल के लिए तो बाकी सब ने जेनिफर की बातों पर भरोसा कर लिया था, मगर मार्ला को इस बारे में पता चलने पर वो उस रात की बात के लिए श्योर हो जाती है कि पक्का उसने व्हाइट हाउस के अंदर एक आदमी को देखा था। इधर हीरो जब सुपरमार्केट में अकेले बैठी हुई थी तो रॉक्सिन उसके पास आकर उससे बातें करते हुए उसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करती है, और जब उसे हीरो से बात करके ये बात पता चलती है कि हीरो ने धरती पर आदमियों के खत्म होने से पहले धोखे से एक आदमी को जान से मार दिया था, तो ये बात जानने के बाद रॉक्सिन उसका भी ब्रेन वॉश करना चालू कर देती है, ताकि हीरो भी उसके साथ मिलकर बाकी मर्दों के बारे में बुरा बुरा बोले और उसके ग्रुप में शामिल होकर उसको ही फॉलो करे। वहीं दूसरी तरफ एक्सीडेंट के बाद यॉरिक की आंख खुलने पर वो अपने आप को बिना कपड़ों के एक घर के अंदर पाता है, जिस दौरान उसके बगल में सोनिया नाम की एक औरत भी पड़ी हुई थी, और ये देखने के बाद तो यॉरिक के पूरी तरह से होश उड़ चुके थे। तब यॉरिक चुपके से अपने कपड़ों को पहनकर एलिसन और सारा को ढूंढने की कोशिश करने लग जाता है, जिस दौरान उसे घर के हॉल में जाने पर अपने बंदर के पास में कुछ औरतें बैठी हुई दिखाई देती हैं, जिनमें से एक ने यॉरिक को भी देख लिया था, और अभी वो यॉरिक को अपने साथ उस घर के बाहर एक टाउन में लेकर जाती है, जहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा शांत था और काफी सारी औरतें एक दूसरे के साथ बैठकर आपस में बातें कर रही थी, जिनकी बातों से यॉरिक को समझ में आता है कि उन्होंने ही सारा और एलिसन को भी पास की एक दूसरी बिल्डिंग में रखा हुआ है। वो बस सारा की हालत को देखकर उसकी मदद करने के इरादे से उसको अपने साथ लेकर आए थे, मगर सारा लड़ाई में बहुत ज्यादा तेज थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि एलिसन और सारा यॉरिक को किडनैप करके अपने साथ कहीं पर लेकर जा रही हैं। इसी वजह से उन्होंने सारा को एक कमरे में बंद करके रखा हुआ था और एलिसन भी उसी के बगल वाले कमरे में कैद थी। तब एलिसन तो फ्री होने के लिए जोर जोर से दरवाजा पीट रही होती है, मगर सारा अभी भी सो रही थी और उसे अपने सपने में अपने पास्ट लाइफ के ट्रॉमा वाले विजन्स दिखाई दे रहे थे। उन विजन्स के दौरान ये बात समझ में आ रही थी कि बचपन में सारा ने अपनी फैमिली को एक कार एक्सीडेंट के दौरान खो दिया था, जिसके बाद से ही वो अपने परिवार की एक आखिरी मेंबर बची थी, पर बाद में कुछ लोग उसे अपने साथ उठाकर ले गए थे और उसे मार पीट कर बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद एक ऐसी किलिंग मशीन बनाया गया था जिसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं थे। यही सारी चीजें सपने में देखने के बाद जब सारा घबरा कर उठती है तो खुद भी अपने आप को कैद में देखकर वहां पर से निकलने के बारे में सोचने लग जाती है,
मगर अभी उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता समझ नहीं आता। वहीं जेनिफर फिलहाल के लिए व्हाइट हाउस के बाहर मौजूद भड़की हुई औरतों के पास जाकर उन्हें स्पीच देते हुए शांत करवाने की कोशिश कर रही थी। जिस दौरान अचानक से उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे के ऊपर पड़ती है, जिसको देखने के बाद वो तुरंत ही उस औरत को आगे आने के लिए बोलती है। और वो औरत असल में कोई और नहीं बल्कि यॉरिक की गर्लफ्रेंड बेथ थी। तब जेनिफर से बात करते हुए वो उसको बताती है कि यॉरिक से लड़ाई करने के बाद उसका एक एक्सीडेंट हो गया था और इतने दिनों से वो हॉस्पिटल में कोमा में थी। तब उसकी सारी परिस्थिति को जानने के बाद जेनिफर उसे अपने साथ व्हाइट हाउस के अंदर लेकर चली जाती है और दुनिया की हालत सुधरने तक उसे वहीं पर रखने का फैसला करती है। लेकिन बेथ को तो वहां पर आने का कोई और ही मकसद लग रहा था, क्योंकि वो जेनिफर से बात करने के बाद किम्बरली से बातें करते हुए व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। जिस दौरान बेवकूफ किम्बरली उसे सारी चीजें बता भी देती है। उसी वक्त अचानक से मार्ला उन लोगों के सामने आकर जेनिफर को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि दुनिया का जिंदा बचा हुआ आखिरी आदमी असल में जेनिफर का बेटा यॉरिक है। पर जेनिफर इस बात को बाकी सबसे छुपाना चाहती है। तब इस बात को सुनने के बाद तो बेथ के भी पूरी तरह से होश उड़ गए थे, पर अभी जेनिफर इस बात को जैसे तैसे वापस से संभाल लेती है। अब इसके बाद रात के समय में जेनिफर एक बार वापस से बेथ से मिलने के लिए जाती है, जिस दौरान बेथ से बात करके उसे पता चलता है कि बेथ असल में बस वहां पर जेनिफर के हालचाल पूछने के लिए आई थी और अभी वो अपने कुछ दोस्तों के साथ रह रही है जिनके पास उसे वापस जाना पड़ेगा। तब जेनिफर भी उसको आखिरी बार हक करके उसे वहां पर से जाने की परमिशन दे देती है और खुद भी सोने के लिए चली जाती है। पर जैसा कि आज किसी ने मार्ला की बातों पर भरोसा नहीं करा था, इसीलिए मार्ला व्हाइट हाउस की छत पर जाकर वहां से कूदकर अपने आप को खत्म कर लेती है, जिस बारे में पता चलने पर किम्बरली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और अब तो वो किसी भी हालत में जेनिफर को उसकी गद्दी से हटाना चाहती थी। इधर उस औरतों वाले टाउन में यॉरिक ने अब तक बाकी सबको भी एलिसन और सारा की सच्चाई के बारे में बताकर उन्हें फ्री करवा लिया था। जिस दौरान सारा की हालत को देखकर सभी लोग उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखने लग गए थे और रात में मिलकर सारे जने पार्टी करने लग गए थे। अब उस पार्टी के दौरान सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और तभी यॉरिक को ये बात भी पता चलती है कि पहले के टाइम पर वो सारी की सारी औरतें पास के एक जेल में कैदी हुआ करती थी, पर दुनिया का इकोसिस्टम बदलने के बाद वो जैसे तैसे अपने आप को फ्री करके वहां पर से इस टाउन में रहने के लिए आ गई थी। अब इसके अगले दिन जब रॉक्सिन के बेस वाली जगह पर सब लोग शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी नोरा को एक औरत से बात करके पता चलता है कि रॉक्सिन नोरा उसकी बेटी को जल्दी ही सुपरमार्केट से निकालने वाली है। इस बारे में पता चलने पर नोरा परेशान होते हुए थोड़ी देर बाद रॉक्सिन के पास इस बारे में बात करने के लिए जाती है, जिस दौरान रॉक्सिन का ये कहना था कि उसे मर्दों से नफरत करने वाली औरतें चाहिए, ना कि कोई ऐसी कमजोर माँ जो कि बस अपनी बच्ची के बारे में सोच रही है। ये बात सुनने के बाद नोरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अभी वो रॉक्सिन की ऐसी कमजोरी पता करने के बारे में लग जाती है जिससे वो रॉक्सिन को ब्लैकमेल करके रॉक्सिन को उन लोगों को वहां पर से निकालने से रोक सके। तब उसे एक औरत से बात करने के बाद ये बात पता चलती है कि पहले के टाइम पर रॉक्सिन एक डिटेक्टिव हुआ करती थी, जिसने आदमियों के खत्म होने के बाद धीरे धीरे काफी सारे लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करा और उन लोगों को सुपरमार्केट में लाकर एक बहुत ही बेहतर जिंदगी दी। तब इन बातों को सुनने के बाद नोरा इस बात को समझ जाती है कि रॉक्सिन के ग्रुप में मौजूद सभी लोग रॉक्सिन की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं या तो उससे बहुत ज्यादा डरते हैं और इसी वजह से रॉक्सिन को ब्लैकमेल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए फिलहाल के लिए नोरा सैम के पास जाकर उससे वहां पर से साथ में निकलने के लिए पूछती है, जिस पर सैम भी मान गया था और वो हीरो को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था। मगर उसके हीरो के पास जाकर इस बारे में बात करने पर हीरो उसके ऊपर भड़क जाती है और उसके साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि रॉक्सिन अब तक हीरो का इतना ज्यादा माइंड वॉश कर चुकी थी कि हीरो अपने भाई यॉरिक तक से नफरत करने लग गई थी। ये बात सुनने के बाद सैम को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और हीरो को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लग गया हूँ, लेकिन हीरो को तो अब रॉक्सिन के अलावा कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। इन सभी बातों से गुस्से में आकर सैम अब रात में अकेला ही वहां पर से चला जाता है, जिस बारे में पता चलने पर सुबह हीरो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, मगर उस समय पर भी रॉक्सिन जैसे तैसे उसके पास आकर उसका माइंड वॉश कर देती है और उसे शांत रहने को कहती है। इसके बाद रात के समय में रॉक्सिन एक लीडर की तरह अपने साथियों के साथ पार्टी करने लग गई थी, जिस दौरान नोरा साइड में बैठकर अपनी बेटी को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है, क्योंकि उसे ये बात पता थी कि आज नहीं तो कल रॉक्सिन उसको और उसकी बेटी को यहाँ पर से निकाल देगी और उसके बाद उन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरसना पड़ेगा। यही सारी बातें सोचते हुए नोरा को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि रात में सभी लोगों के सोने के बाद वो सुपरमार्केट में मौजूद सभी खाने पीने की चीजों में आग लगा देती है, जिस दौरान सभी लोग जैसे तैसे सुपरमार्केट से निकलकर बाहर आ गए थे, पर उनके खाने पीने का ज्यादातर सामान जल चुका था। तो किस्मत से किसी को ये बात पता नहीं चली होती कि ये सब नोरा ने करा है। और फिर जब अगले दिन सारे के सारे लोग सुपरमार्केट के सामने बहुत ज्यादा उदास बैठे होते हैं, तो नोरा हीरो के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि शायद अब उसे यहाँ पर से निकल के अपनी माँ जेनिफर को ढूंढना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा ब्रेन वॉश होने की वजह से हीरो ने इसके लिए भी मना कर दिया था और वो अभी भी रॉक्सिन का ही साथ देना चाहती थी। तब इस बात से उदास होकर नोरा वहां पर से पास की एक लेक के पास चली जाती है, जहां पर उसे पुलिस वाले की एक गाड़ी दिखाई दी थी और उस गाड़ी को चेक करने पर नोरा को उसके अंदर रॉक्सिन का एक आईडी कार्ड मिला था, जिससे उसके सामने रॉक्सिन का एक बहुत ही भयानक सच आता है। असल में पहले के टाइम पर रॉक्सिन कोई डिटेक्टिव वगैरह नहीं हुआ करती थी। वो पहले के टाइम पर उस सुपरमार्केट में एक एम्प्लॉय की तरह काम करा करती थी, जहाँ पर अब तक उसने बाकी सारी औरतों को रोक कर रखा हुआ था। इसका मतलब कि उसने अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए बाकी सारी औरतों के सामने भी झूठ बोला था
जिस बारे में पता चलने पर नोरा जाकर रॉक्सिन के पास उसे ब्लैकमेल करती है और उसी वजह से रॉक्सिन के पास भी नोरा और उसकी बेटी को अपने पास बहुत ही अच्छे से रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। वहीं दूसरी तरफ सारा भी अपनी सारी की सारी इंजरी से रिकवर करती जा रही थी, जिस दौरान वो बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग कर रही होती है, पर इसके बावजूद उसे बीच बीच में उसके 5 के विजन परेशान करा करते थे। तब उसको हौसला देने के लिए गाँव की सारी औरतें गाँव में एक छोटी सी पार्टी रखती हैं, जिसमें यारिक डांस करने लग गया था और अभी उसको डांस करता हुआ देखकर सारा भी उसके साथ डांस करने में लग जाती है। उस दौरान पास में खड़ी सोनिया को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यारिक को पसंद करने लग गई थी और उसे सारा का यारिक के साथ इस तरह से डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इसी जेलेसी के चलते वो थोड़ी देर बाद सारा के पास किचन में जाकर उसको उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, जिससे वैसे तो सारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर फिलहाल के लिए वो शांति रहती है। दूसरी तरफ जैसा कि रॉक्सिन और उसके साथियों के पास खाने पीने की सप्लाई कम पड़ गई थी, इसी वजह से वो सुपरमार्केट के एरिया से निकलकर आसपास मौजूद बने छोटे छोटे ग्रुप के ऊपर हमला करके उनके खाने की सप्लाई को छीनने लग जाते हैं, जिससे सच में रॉक्सिन को बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस हो रहा था। और फिलहाल के लिए उसने फैसला कर लिया था कि अब वो लोग किसी एक जगह पर ना रुककर अलग अलग जगह पर जाकर इसी तरह से लोगों से खाने की सप्लाई को छीनेंगे, ताकि उनकी जिंदगी में एडवेंचर बरकरार रहे। वहीं व्हाइट हाउस में गुस्से से भरी कैम्बरली ने अपनी मां की मौत के असली रीजन के बारे में जाकर रेजिना को बता दिया था, जिससे रेजिना को भी ये बात समझ में आ जाती है कि दुनिया के सारे मेल्स के गायब होने के बाद भी यारिक अभी भी जिंदा है। इसी बात को मुद्दा बनाकर वो रात के समय में एक मीटिंग बिठाती है, जिस दौरान जेनिफर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाने की वजह से उसे ना चाहते हुए भी यारिक के जिंदा होने के बारे में सारी सच्चाई सभी लोगों को बतानी पड़ गई थी। और अब ये बात जानने के बाद व्हाइट हाउस में मौजूद किसी भी इंसान को जेनिफर के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं था। तब रेजिना उस समय पर अपने आप को नया प्रेसिडेंट घोषित कर देती है, पर तभी अचानक बेथ और उसके काफी सारे साथी व्हाइट हाउस के ऊपर हमला करके वहां पर मौजूद सभी लोगों को अपना बंदी बना लेते हैं, क्योंकि असल में बेथ भी बाहर मौजूद भड़की हुई औरतों में से एक थी और वो व्हाइट हाउस के ऊपर हमला करके अंदर हो रही सभी चीजों को अच्छे से जानना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद दुनिया में सभी आदमियों के मरने के कारण को सरकार उनसे छुपाना चाहती है। अब उस समय पर जेनिफर की शक्ल को देखने के बाद बेथ नहीं चाहती थी कि उसके साथ ही जेनिफर को कोई नुकसान पहुंचाए, पर किस्मत से जेनिफर के कुछ बोलने से पहले ही रेजिना ये बात बोल देती है कि अब मैं प्रेसिडेंट हूँ। जो बात सुनने के बाद बेथ के साथी पहले तो उससे काफी सारे सवाल करने की कोशिश करते हैं, पर जब रेजिना उनमें से किसी बात का जवाब नहीं दे पाती तो बेथ की एक साथी बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उसे शूट करके खत्म कर देती है। ये देखने के बाद तो बेथ के भी पूरी तरह से होश उड़ गए थे, पर अभी जेनिफर को वो एक बार वापस से शांत रहने का इशारा करती है और उसको मौका मिलने पर वो जेनिफर को अपने साथ भगाकर किसी सेफ लोकेशन की तरफ लेकर जाने लग जाती है। दूसरी तरफ रॉक्सिन के ग्रुप के साथ रहकर धीरे धीरे हीरो को ये बात तो समझ में आने लग गई थी कि रॉक्सिन अच्छी इंसान नहीं है, इसीलिए उसने रॉक्सिन के ग्रुप को छोड़ने का फैसला कर लिया था। पर उसे डर था कि रॉक्सिन को इस बारे में पता चलने पर रॉक्सिन उसको जान से मार देगी। खैर इसी बीच रॉक्सिन के ग्रुप को इस बारे में पता चलता है कि अभी वो जिस जगह पर आए हुए थे वहीं पर पास में ही एक टाउन था और शायद वहां पर एक जिंदा आदमी मौजूद है। इस बारे में रॉक्सिन को पता चलने पर वो अपने साथियों के साथ उस टाउन के ऊपर हमला करके उस आदमी को जान से मारने का फैसला करती है, जिसके लिए शुरुआत में रॉक्सिन और हीरो तो तैयार नहीं हो रहे थे, मगर ना चाहते हुए भी उन्हें रॉक्सिन की ये बात माननी पड़ जाती है। अब वो गाँव असल में कोई और गाँव नहीं बल्कि वही गाँव था जहाँ पर फिलहाल के लिए यारिक और उसके साथी रुके हुए थे। अभी रॉक्सिन और उसके साथियों के वहां पर आने के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता और अभी तो यारिक सोनिया के साथ अपने घर पर मौजूद था। तब सोनिया बातों बातों में उसको बता देती है कि वो उसको पसंद करने लग गई है, जिस दौरान बेथ को प्यार करने की वजह से शुरुआत में तो यारिक उससे इस तरह की बातें करने में झिझक रहा था, मगर बाद में सोनिया के साथ बातें करते हुए उसे भी सोनिया के साथ अच्छा लगने लग जाता है और वो सोनिया के साथ जाकर इंटीमेट होता है। तभी अचानक से उसको बाहर से काफी सारे घोड़ों की आवाज आती है और उसी समय पर रॉक्सिन अपने साथियों के साथ टाउन में एंटर करके वहां पर गोलियां चलाने लग जाती है, क्योंकि वो यारिक को वहां पर जान से मारने के लिए पहुंच चुकी थी। पर जैसा कि इस टाउन में रहने वाली सारी की सारी औरतें पहले के टाइम पर बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल हुआ करती थी, उसी वजह से इस टाउन को जीतना इतना ज्यादा आसान नहीं होता और टाउन में रहने वाले लोग तुरंत ही रॉक्सिन और उसके साथियों को चारों तरफ से गन पॉइंट पर ले लेते हैं। पर अभी रॉक्सिन की तरफ से भी काफी सारी औरतें आई हुई थी, उसी वजह से वो डर नहीं रही होती, जो देखने के बाद सारा अपना दिमाग लगाते हुए तुरंत ही एक ट्रांसमैन को अपने साथ बाहर लेकर जाती है और कहती है कि वही टाउन में रहने वाला आखिरी आदमी है। ये बात सुनने के बाद रॉक्सिन के कुछ साथी सारा और उस आदमी को अपने साथ गन पॉइंट पर लेकर जंगल की तरफ लेकर चली गई थी और इसी बीच यारिक की जान बचाने के लिए एलिसन भी उसको अपने साथ लेकर एक घर के पीछे से जंगल की तरफ ही भाग गई थी। वहीं अब तक बाहर हो रहे शोर शराबे को सुनकर क्रिमिनल वाले टाउन की लीडर भी बाहर आ जाती है और रॉक्सिन के ऊपर गन तान देती है। उस दौरान मेयर के लोगों ने रॉक्सिन के लोगों को जान से मारना शुरू कर दिया था, जो देखकर रॉक्सिन के लोग डर कर वहां पर से भागना शुरू कर देते हैं। इससे रॉक्सिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने साथियों के साथ भागकर एक पूल एरिया में आ जाती है, जहां पर आने के बाद वो सभी लोगों के सामने नोरा के लड़ाई के बीच में से भागने की वजह से उसे उल्टा सीधा बोलने लग गई थी, जिससे नोरा को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो रॉक्सिन को शूट करके वहीं पर खत्म कर देती है। इवन अब तक बाकी सबको भी ये बात तो समझ में आ जाती है कि रॉक्सिन बस अपने आप में ताकतवर फील करने के लिए उन लोगों का इस्तेमाल कर रही थी, इसी वजह से वो भी नोरा को कुछ भी नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ हीरो फिलहाल के लिए अपने घोड़े पर बैठकर यारिक, सोनिया और एलिसन का पीछा कर रही होती है,
जिस दौरान शुरुआत में तो वो तीनों भी उससे बचकर भाग रहे होते हैं, मगर जैसे ही यॉरिक और हीरो एक दूसरे को पहचानते हैं तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए एक दूसरे के पास आने लग जाते हैं। पर जैसा कि अभी के लिए सोनिया को हीरो के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसी वजह से वो हीरो के हाथ पर शूट करके उसे घोड़े से नीचे गिरा देती है, जिस दौरान यॉरिक उसे आगे गोली न चलाने को कहकर खुद हीरो के पास जाकर उसे संभालने लग जाता है। तभी अचानक पीछे से रॉक्सिन को फॉलो करने वाली एक और औरत वहां पर आ गई थी, जिसे रॉक्सिन के मरने के बारे में पता नहीं होता और फिलहाल के लिए सोनिया के पट्ट से हेडशॉट मारकर उसको खत्म कर देती है। ये देखने के बाद तो यॉरिक के पूरी तरह से होश उड़ गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो सोनिया को पसंद करने लग गया था। पर फिलहाल के लिए एलिसन उसको लेकर वहां पर से भागने लग जाती है और हीरो रॉक्सिन की उस साथी को शूट करके खत्म कर देती है। तब सोनिया की मौत की वजह से यॉरिक इतना ज्यादा टूट गया था कि वो एक खाली जगह पर जाकर रोने लग जाता है, जिस दौरान उसको इस तरह से रोता हुआ देखकर सारा उसके पास आकर उसको संभालती है और उसको अपनी बैक स्टोरी के बारे में बताते हुए हिम्मत देती है। अब उतने में ही वहां पर एलिसन भी आ गई थी, जिसको देखने के बाद यॉरिक को और ज्यादा हिम्मत मिलती है और वो तीनों अब वापस से अपने सैन फ्रांसिस्को वाले सफर पर जाने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन सैन फ्रांसिस्को में जाकर क्या होगा और क्या दुनिया वापस से पहली जैसी हो पाएगी, माफ करना, इन सारी चीजों के बारे में इस सीरीज में कुछ भी नहीं बताया जाता। और इसी तरह के और भी काफी सारे सवाल हैं जो कि इस सीरीज के साथ अधूरे ही छूट जाते हैं, क्योंकि इस सीरीज पर ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस न आने की वजह से इसके सेकंड सीजन को कभी बनाया ही नहीं गया था। अब वैसे इस सीरीज से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट की एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि भविष्य में एक समय तक आते आते आदमी दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मोटा मोटा दुनिया में मौजूद हर एक प्राणी के अंदर 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक एक्स और एक वाई। अब फीमेल्स की बॉडी तो सिर्फ XX क्रोमोसोम से मिलकर बनी हुई होती है, लेकिन मेल्स के अंदर X और Y क्रोमोसोम दोनों मौजूद होते हैं। पर एक स्टडी में पाया गया है कि धीरे धीरे Y क्रोमोसोम का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता जा रहा है और वो क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम ही है जिसकी वजह से लड़के पैदा होते हैं, जिसका मतलब कि अगर धीरे धीरे करके Y क्रोमोसोम का साइज इतना ज्यादा छोटा हो जाएगा कि वो किसी काम का ही ना रह जाए, तो उस समय पर धरती से सारे आदमी अपने आप गायब हो जाएंगे। अब वैसे क्या साइंटिस्ट का ये मानना सही है? कमेंट सेक्शन में इस बारे में भी जरूर बताना। बाकी इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अब बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।